अ, अभी क्या कारण गुण गणित पे और बातचीत करनी है या कुछ आगे चलें? उस पर अभी किसी को कोई प्रश्न हो या लगता हो कि कोई ये बात और शेयर हो सकती है जो नहीं हो पाई अब तक, तो बात कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ते। मुझे लगता है ज्यादातर बात तो हो ही गई थी, तो आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, ये मैंने एक और वो शेयर करा है संवाद। इसमें एक बात आई है, अस्तित्व विहीन मोक्ष और अस्तित्व पूर्ण मोक्ष। तो आदरणीय नागराज जी ये कह रहे हैं कि उसमें जो आदर्शवादी विधि है उसमें अस्तित्व विहीन मोक्ष की बात की गई है और यहाँ अस्तित्व पूर्ण मोक्ष है। हाँ नमस्ते भैया, अजय भैया। नमस्ते नमस्ते अनुरुद्ध। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ भैया, वो मैसेज के लिए आपने बोला था कि ग्रुप में और चर्चा करेंगे। हाँ और लेकिन कुछ ज्योति पढ़ रही है कुछ। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं। हाँ। आवाज तो आई नहीं कुछ। आवाज आ रही है? हाँ कुछ तो आ रही है, अस्तित्व विहीन मोक्ष या इसकी बात कुछ कर रहे हाँ हैं। हाँ भैया, भैया मैसेज क्या हुआ था कि अनिरुद्ध ने ही ड्राफ्ट किया था और हाँ फिर मैं भी भेज रही थी सबको वही मैसेज, तो वही हाँ तो मैंने मैं तो एक्चुअली यही देखा कि मतलब चूंकि वो बाद में फिर ध्यान दिया कि वो फॉरवर्ड है, मुझे लगा कि ज्योति ने ही लिखा है, तो मैं ये कह रहा था देखो ये तो हमेशा मैसेज तो जो पर्सनल माने अपना जो हम यदि एक्सपीरियंस लिख रहे हैं टेस्टिमोनियल जैसा है, उसका प्रभाव तो हमेशा ज्यादा है। लेकिन ये भी बात सही है अनिरुद्ध की कि दैट इज नॉट मीन्ड फॉर द जनरल पब्लिक कंजम्पशन, है ना। तो हाँ वो भेज तो सिर्फ भैया फ्रेंड्स को ही रहे थे, जो क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज भी मतलब वो जिनको लगता है कि हाँ इनको तो भेजना ही है, उनको हाँ ही हाँ, भेज रहे थे। तो या तो फिर उसमें नीचे लिखा रहे अनिरुद्ध, या जो भी उसमें हमने शुरुआत ऐसी की ना कि हम कुछ मित्रों ने ऐसा पाया, है ना। तो उसमें फिर वो भले ये बात तो ठीक है कि नंबर हम यदि उसको पब्लिक में दे रहे हैं तो नाम नंबर की जरूरत नहीं है फिर देने की, है ना। या तो फिर हम उसमें वो नाम लिखें, और या फिर हम जेनरिक बनाए कि कुछ मित्रों को, मतलब है ना, ऐसा लगता है हम कुछ मित्रों से, मतलब वो देखिए इफेक्टिव तो पर्सनलाइज्ड ही होता है ज्यादा, यानी हम अपनी शेयरिंग जो हो रही है, बट अदरवाइज इसको जेनरिक कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। बट ऐसा मेरा ध्यान गया क्योंकि मैं पहले देखा कि अच्छा ये तो ज्योति से आए, मैंने कहा ज्योति का ऐसा सोचना है। फिर जैसे ही देखा अरे ये तो फॉरवर्डेड है, तो मुझे लगा कि यदि ऐसा हो सके तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे भी आते ही हैं, अदरवाइज इन ऐसे मैसेजेस के प्रति लोगों को विश्वास कम होता है ना। वो बिल्कुल वैसे ही है कि मुझे ऐसा उपलब्धि हुई, और वो जनरल चलता रहता है मार्क, मैंने बहुत सारे अदर मैसेजेस फॉरवर्डेड, इतना ही था उसमें, और कोई मुद्दा नहीं। हाँ हाँ, उसमें क्या भैया, या तो मैंने फॉरवर्ड किया तो मुझे नीचे वो डाल देना चाहिए था, हाँ तो क्रेडेंशियल्स ठीक है, डाल देना आगे के चाहिए लिए नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो यदि सब लोग एक ही मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो सुनील भाई जैसे भेजते हैं, फिर उसको जनरिक ही बनाना चाहिए, विच इज फॉर जनरल, है ना। कि ऐसा देखा गया है समाज में कि बहुत सारे लोग इतनी उपलब्धियों के बावजूद अपने बच्चों को कैसे करें उसमें मतलब उसमें स्पष्टता नहीं रहती, तो उसको जनरिक फॉर्मेट में बना ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें बस उतना ही था, और कुछ नहीं। भैया जनरल लोकेशन मतलब जो बता रहे हैं आप, जेनरिक मैसेज, हाँ हाँ तो उसका इफेक्ट मुझे बहुत कम लगता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल, तब तो फिर मैं समझ गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिव तो यही वाला है, तो इसमें नाम होना चाहिए फिर अपना, है ना। क्योंकि वो फाइनली यदि आप नाम नहीं लिखो, बनाओ माने पर्सनलाइज जैसा, और
भेजो जनरिक जैसा तो भी उसका इफेक्ट फिर डाइल्यूट ही हो जाता है। जैसे भैया मैंने तो जैसे इसमें ऐसा किया था कि मैं मेरा बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी जैसा मेरा रहा कि मेरे पास में लगभग 500 लोगों का वो बना रखा है मैंने, जिनको मुझे लगता है कि हाँ शिविर में जा सकते हैं, थोड़ी तलाश है, तो उन 500 लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट किया ये मैसेज। बहुत इसके बढ़िया। फिर वो साथ में एक फॉरवर्ड में और थोड़ी क्या फॉरवर्डेड लिखा रहता है ना ऊपर। नहीं फॉरवर्ड नहीं था वो, ये बस फिर तो फॉरवर्ड नहीं लिखा था, बेस्ट, इसके फिर लिए तो कॉपी। समझ गया मैं, फिर तो बहुत क्लियरली दिखेगा कि ये तो अनिरुद्ध भैया ने अपना पर्सनल शेयर कर रहे हैं, देन इट इज वेरी गुड। तो मैंने 2-4 लोगों जो मित्रों ने भी भेजा उनको बोला कि आप कॉपी पेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, ताकि नहीं वो यदि कॉपी पेस्ट करेगा तो फिर उसका होना पड़ेगा वो एक्सपीरियंस। उसमें भाई, क्योंकि नहीं मेरे मित्र बहुत सारे हैं ऐसे जो हमें हमारे ही जैसे जो तलाश में हैं। जिन्होंने निष्कर्ष निकाला है जो आपने हाँ लिखा है। 5-7 हाँ तब मित्र हैं, ठीक जैसे है। माणिक भाई हैं, बिल्कुल तो ठीक है। हमने 2-3 लोगों से डिस्कस करके मैसेज बनाया हमने। हाँ और वो या तो फिर उन 2-3 लोगों के नाम लिख दें तो फॉरवर्ड वाला भी चलेगा फिर आगे, अच्छा है ना। हम कुछ मित्रों में ब्रैकेट में कौन कौन, अनिरुद्ध, मानिक भाई, आदित्य, वॉटेवर, है ना। तो क्या होता है कि देन इट मेक्स सेंस। फिर यदि कोई कांटेक्ट भी करना, ज्योति से जैसे भी मैंने जिसने जैसे इसमें इनपुट्स लिए थे, कुछ ज्योति ने भी बिल्कुल इनपुट ठीक है। दिए हैं, माणिक जी ने भी दिया। नहीं तो तो हम उसमें लोगों क्या ने होता ऐसे है नहीं एडवांटेज क्या होता है अनिरुद्ध की, जैसे मान लो फिर मेरे पास आया मैसेज, आई एम ए थर्ड फोर्थ पार्टी, है ना। तो मेरे को किसी ने तो भेजा ही होगा, है ना। तो सपोज किसी ने XYZ ने मुझे भेजा, तो मैं पूछूंगा अरे अनिरुद्ध कौन है जो ये लिख रहा है, कैन आई गेट हिज नंबर इफ ही वांट्स टू टॉक टू। तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी, बेसिकली ऑथेंटिसिटी बढ़ाने का मतलब है ना। आप जब हमें जब आप कह रहे हैं कि इसका प्रभाव होता है, तो प्रभाव क्यों होता है, क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। मैंने ऐसा महसूस किया। अब ऑथेंटिसिटी है तो देन पर्सन शुड हैव ए ऑप्शन टू रीच ऑन। इसमें भैया जो नीचे जो नंबर है ना, 2 हाँ नंबर दिए हैं इसमें, हाँ फोन जी। नंबर। आपने शायद मैसेज को पूरा अगर हाँ पढ़ा देखो हो। देखो देखो, मैंने देखा है नंबर है उसमें। हाँ उसमें फोन नंबर 2 दिए हैं, एक करेक्ट। आदित्य का नंबर है हाँ और एक सुनील भैया का नंबर है, 2 नंबर बढ़िया। भी दिए हैं उसमें। तो बस फिर तो तो इतना ही करना है कि नंबर तो वही जाए, अपने नंबर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में भी हम नाम लिख सकते हैं, किन मित्रों का ये निष्कर्ष है, तो भी चलेगा, या फिर नंबर से भी हो सकता है, दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट। हाँ तो ऐसा कांटेक्ट तो नंबर नीचे लिखा ही है। हाँ है नंबर तो देखा था मैंने। हम्म, बढ़िया। जी भैया। इफेक्टिव तो यही है, हम यदि अपना पर्सनल ढंग से लिखते हैं तो ही इफेक्टिव होता है, ये बात तो बिल्कुल क्योंकि ठीक जेनरिक मैसेज जो होता है भैया, जैसे जिसमें सिर्फ बाहर के लोगों के बारे में लिखा है, तो है। वो बिल्कुल अपील नहीं कर पाता है, भावपूर्ण नहीं हो नेचुरली पाता है। नेचुरली। और तो वो थोड़ा लगता है कि जैसे इसमें बात की तो लोगों के, कुछ लोगों के फिर क्या होता है, जैसे 500 लोगों को भेजा, उसमें से 50 लोगों का या तो अंगूठा आएगा या कुछ गुड सही या कुछ सही। ना कुछ मैसेज आएगा। फिर बिल्कुल उनको ठीक है। मैं पर्सनल नाम से मैसेज करता हूँ, जैसे शैलेंद्र भाई का है तो शैलेंद्र भाई, मुझे बहुत ऐसा बढ़िया। ऐसा लगा, तो मैंने तो उससे क्या उनसे कम्युनिकेट हो जाता है, हाँ हाँ इस तरह से मैं। यही विधि चलेगी। बिल्कुल ठीक है, हम्म, एकदम ठीक है। तो फिर बेसिकली इसको आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ मित्रों के जो निष्कर्ष हैं उसमें जो नीचे नाम लिखा है वो उनको कांटेक्ट करके बात की जा सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ नंबर इसीलिए लास्ट वाला जो समझ नंबर गए है वो ना, भी ठीक है। नंबर तो क्या बढ़िया सूचना बढ़िया। है कि वे शिविर की सूचना इनसे प्राप्त की जाती है। हाँ इसीलिए मुझे लगा वो सूचना वाला है कि आप शिविर की सूचना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्या है मैसेज ऐसा नहीं पहुंच रहा है। अभी क्या इसमें, जैसे मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो ठीक है। अभी थोड़ा आगे फिर ऐसे ही अगर हम इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड करते तो फिर वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे भेज रहे हैं उसको। बिल्कुल शिविर की सूचना के लिए वो नंबर है, वही मैं सोच रहा था मैंने कैसे मिस किया। और इसमें अब मैं भी ये करूंगी कि मैंने भी इसे उस दिन कम से कम 150 लोगों को भेज दिया। हम्म। तो ये क्या उनको मैं फिर से एक और मैसेज बना देती हूँ और क्रेडेंशियल्स दे देती हूँ, तो उससे फिर थोड़ा ऑथेंटिसिटी भी आ जाएगी। बिल्कुल, क्या है ऑथेंटिसिटी तो उसी से आएगी। नहीं तो वो मोदी वाले मैसेज आते हैं ना, वेस्ट टाइप का मैसेज है ये, जो पार्टी वाले भी लिखते हैं ना, उस टाइप का मैसेज है कि किसी को बहुत अच्छा लगा, है ना, किसको लगा वो पता नहीं है, और उसको लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अपना जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो परिचय शिविर की सूचना के लिए है, ना कि ये जो जो ऑथेंटिसिटी या जो जो लिख रहा है उससे उसका कांटेक्ट उसको हो सकता है, जैसे जैसे मैं मदी फॉरवर्ड कर दूं, अब मुझे वो उसको कोई फोन करे तो मुझे पता ही नहीं है कि किसका ऑथेंटिकेशन है ऐसा। ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम इसको और थोड़ा बेहतर करेंगे। बट ये इफेक्टिव है, अनिरुद्ध की बात से मैं सहमत हूँ। इफेक्टिव तो यही होगा
इसीलिए वो टेस्टिमोनियल जो भेजे थे ना, जैसे सुनील भाई ने भी, जो अपन छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो भेज रहे हैं, वो इफेक्टिव हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ कोई अपने जैसा है जिसको ऐसा ऐसा महसूस हुआ। नहीं भैया, अनिरुद्ध ने भेजा तब तक तो ठीक ही था ना वो मैसेज, हाँ, तब तक तो ठीक है, मोबाइल से पर्सनल ही भेज भेज रहे रहा था हैं, तो वो जब तक फॉरवर्डेड भी नहीं फॉरवर्डेड नहीं था। है तब तक ठीक है। हाँ, मेरे से गलती हुई। ना, वो गलती कुछ नहीं है, ये तो मेरा ध्यान गया तो मैंने कहा अपन चलो आपस में बात कर लेते हैं इस पे। और ठीक है भैया, ठीक है। गलती क्या है, ये सब तो नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। वो भेजेंगे नहीं तो अपन को ध्यान ही नहीं जाएगा। जी भैया। तो भैया वो जो वर्ड आया है इसमें, अस्तित्वपूर्ण मोक्ष और हाँ अस्तित्वहीन हाँ हाँ, मोक्ष, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब आदर्शवाद इसका में मतलब ये है, अस्तित्व, आदर्शवाद में जो अस्तित्व विहीन मोक्ष है कि मरने के बाद मोक्ष होता है। तो मरने के बाद मोक्ष हुआ, तो वो मोक्ष जिसको हुआ वो ये बताने के लिए उपलब्ध नहीं है कि मोक्ष हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जिसको मोक्ष हुआ वो विलय हो गया ना, व्यापक में ईश्वर में विलय हो जाता है जिसको मोक्ष होता है, तो उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो उसको अस्तित्व विहीन मोक्ष कह रहे हैं। जबकि दर्शन में ये कहा जा रहा है कि जिसको मोक्ष होता है, जिसको भ्रम मुक्ति हो जाती है, वो बताता है कि मैं भ्रम मुक्त हो गया, तो उसका, जिसको मोक्ष हुआ उसका अस्तित्व बना रहता है और उसको मोक्ष हो जाता है। तो अस्तित्व सहित मोक्ष हो रहा है, माने जिसको मोक्ष हो रहा है वो एग्जिस्ट करता है। जबकि आदर्शवाद में जिसको मोक्ष होता है वो ईश्वर में विलय हो जाता है, उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसा जो एक तरह का माने उसमें वर्णन है, तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि अस्तित्व विहीन मोक्ष का क्या करेंगे। जिसको मोक्ष हुआ वो खुद ही विलय हो गया, तो उसका प्रमाण ही नहीं रह जाता है। ठीक है भैया, बिल्कुल बढ़िया। एक आज भैया वो अर्चना दीदी भी हैं, हाँ अगर वो उस दिन का डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहें तो। हाँ, उनका जो शिक्षा पे चल रहा है बच्चों को लेकर के, पे कर सकते हैं बात। तो मुझे लगता है देखो, जो शिक्षा पे जो बात होनी है वो, देखिए हम लोग क्या करते हैं कई बार, जैसे रूप बल पद धन की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा निष्कर्ष आ जाता है। ये ठीक नहीं है। रूप की वैल्यू है, पद की भी वैल्यू है, धन की भी वैल्यू है, तो ठीक ठीक मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी उसका सम्मान होगा, है ना। तो पद का न्याय के साथ, धन का सदुपयोग के साथ, ये वैल्यूएबल आइटम है। तो शिक्षा माने बहुत सारे लोगों में ऐसा जाता है भाव, मैं देखता हूँ कई बार कि जो मॉडर्न शिक्षा है वो सब बकवास है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये ठीक है, उसको भरने की जरूरत है। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, वो शिक्षा से ही हाँ पीछे विड्रॉ कर ले रहे हैं कि फिर तो ये शिक्षा ही नहीं देनी है। तो ये निष्कर्ष कितना ठीक है, वो फिर वो हर एक के लिए अपनी अपनी वस्तु स्थिति हो सकती है ना। तो उसको फिर देखना पड़ेगा। तो ये फिर वस्तु स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। तो सब कुछ भौतिकता में गलत है ऐसा भी नहीं है, सब कुछ आदर्शवादी विधि में गलत है ऐसा भी नहीं। जैसे अस्तित्व विहीन मोक्ष एक स्टेटमेंट है ना, इसका ये मतलब नहीं कि आदर्शवाद की कोई सब उपलब्धियां नहीं है ना। तो हम जब गैप दिखा रहे होते हैं उस समय हम गैप की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसमें उपलब्धियां होती हैं उसकी बात नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें उपलब्धियां रहती हैं, है ना। तो भौतिकवादी शिक्षा में भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो तर्क को डेवलप करने को लेकर के हो, गणित को डेवलप करने को लेकर के हो, है ना, या जो भाषा को डेवलप करने को लेकर के हो, या कुछ जो भौतिक रासायनिक जगत के जो नियम है उनको बताने को लेकर के हो, उसकी उतनी उपलब्धि है। लेकिन जब गैप देखने जाएंगे तो यही कहना पड़ेगा कि भाई इससे क्या मिला, क्योंकि फाइनल उपलब्धि तो तृप्ति चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं इसको छोड़ देना, बट उसमें भरपाई करने की जरूरत है। इतना ही मैं ध्यान दिलाने की बात कर रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा मैसेज जाता है कि ये सब बकवास है ना। फाइनल डेस्टिनेशन से देखेंगे तो बकवास है क्योंकि उसमें उपलब्धि नहीं है ऐसा। लेकिन उसमें जो उपलब्धि है उनको भी ठीक ठीक मूल्यांकन करना पड़ेगा। फिर अपने बच्चे के लिए क्या करें, तो फिर वो बहुत ही माने पर्सनलाइज्ड है, वो अपनी ही वस्तु स्थिति के हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ लोगों को होगा जिनको लगता है कि पैसा या जो भी, मतलब वो फिर अपने ही निष्कर्ष होंगे, उसको कैसे दोनों चीजें मिल जाए, विज्ञान भी विवेक भी, है ना, ज्ञान विज्ञान विवेक तीनों की ही उपलब्धि हो, उसको कैसे रास्ता लेंगे। तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हुए उसको कवर करेंगे, उसको मानव तीर्थ भेज के कवर करेंगे, घर में रख के कवर करेंगे, वो कैसे करना है वो फिर
बहुत परिवार की स्थिति, माता पिता का निर्णय, उनकी उस निर्णय में एक रूपता है ना, बच्चे की सहमति यदि एक उम्र का हो गया है तो ये सब फिर मुद्दे उसमें साथ में रहेंगे। तो इसमें वन प्रिस्क्रिप्शन फिट्स ऑल वाला नहीं है। इतना ही था इसमें। शीश राम जी कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। भैया वो जो मोक्ष पे अपनी चर्चा हो रही थी जी। तो भैया मोक्ष में जैसे आदर्शवाद ने कहा कि भाई मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तो मिलेगा किसको? हाँ। और यहाँ पर अपने अपने दर्शन इसमें जो मध्य दर्शन है इसमें बताया गया भाई मोक्ष का अर्थ ही ब्रह्म मुक्ति है। जी। तो ब्रह्म मुक्ति मानव में ही होगी। जी। और मानव में ब्रह्म मुक्ति होगी तो वो फिर उसको वो उस मुक्ति को, मोक्ष को वो एक्सप्लेन कर पाएगा, भाई ऐसे ऐसे मुक्ति होती है। बिल्कुल। तो आदर्शवाद में किसने, जैसे मरने के बाद है तो उन्होंने क्या जीवन को स्वीकार किया कि भाई जीवन को मुक्ति मिलेगी, ऐसा आदर्शवाद में? दोनों हैं आदर्शवाद में। जिसको बाबा कह रहे हैं वो ब्रह्म में विलय हो जाता है, ब्रह्म से ही उदय होता है, उस वाली स्थिति को कह रहे हैं। एक जिसको अपन एकांत अनेक जिसको बोलते हैं, दो हैं, एक तो है डुअलिज्म है ना, और एक है एक ही है, मतलब ईश्वर ही है सब कुछ और उसी में सबको विलय हो जाना है ना। हाँ। तो उस वाले सेगमेंट से बोल रहे हैं बाबा। जो आदर्शवाद का मेजर सेगमेंट है कि ईश्वर से ही सृष्टि का उत्पत्ति हुई और मोक्ष के बाद जो सृष्टि का अंश है वो उसी में विलय हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है। आत्मा का अपना अकेले का कोई फिर एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो फिर बता कौन रहा है मोक्ष? तो एक अनुमान करता बता रहा है, मतलब एक अच्छा साधक जो वहां पहुंचा है, मोक्ष तो नहीं हुआ अभी उसको, लेकिन मोक्ष के आसपास है जो, है ना, वो उसको अनुमान पूर्वक ऐसा बता रहा है। अब वो उनका अनुमान ही हुआ, मतलब वो क्योंकि वो डिक्लेयर तो है ही, मोक्ष बाद में, आदर्शवाद में बाद में ही मोक्ष है, तो वो तो डिक्लेयर की तो सिचुएशन ही नहीं बनती। तो अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं, संभावनाएं बता रहे हैं, ऐसा ही मानते हैं। ये सब अपन अब बाबा के बात को सुनने के बाद बोल रहे हैं, है ना। हाँ। उसके पहले तो ये सब कहना बनता नहीं है। चलो बढ़िया भाई, है ना। जो वहां तक पहुंच गया है एक व्यक्ति, है ना, जो अनुसंधान करता है, वो ये सब समीक्षा कर पा रहा है। बिल्कुल। उसके पहले तो ईश्वर वाणी के थ्रू भी चीजें पता चलती हैं। बहुत सारे फिर अलग अलग डिजाइन है ना उसमें, आदर्शवाद को कहना मुश्किल बनता है। तो वो जो जब वो कड़ी समीक्षा कर रहे हैं, वो अधिकार उनके पास है। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। सभी को नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बोलो भाई सर। एक अपने उस दिन काफी चर्चा हुई थी ना शिक्षा पे, जब शिविर चल रहा था, तो उसमें ये निष्कर्ष निकला था कुछ साधन भैया को ऐसा 2-4 शिक्षा से जुड़े लोगों को बुलाएंगे तो कैसे आगे विकल्प के रूप में शिक्षा को देखा जाए, अभी मतलब इन परिस्थितियों और आगे आने वाली परिस्थितियों में कैसे मेल के लिए। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मालूम, ये वाले में मैं नहीं रहा हूँ शायद। नहीं, आप रहे थे ना, जैसे मैंने बताया था कैसे शिक्षा को देखता हूँ, आदित्य भैया ने। नहीं, बट इसमें 2-4 लोगों को बुलाएंगे ये वाला मुझे याद नहीं है। शिक्षा के लिए लोगों को बुलाएंगे ये वाला मुद्दा नहीं पता। नहीं, आपने ऐसा बोला था कि वहाँ प्रेरणा विद्यालय चलता है ना, वो मतलब फीस का और पैसों का लेन देन ऐसा कुछ मुद्दा था ना। हाँ, वो 2-3 तरह के डिजाइन चल रहे हैं अभी। हाँ, उसके बारे में आपने सुझाया था कि उनसे भी अपन चर्चा करेंगे बुला के। नहीं, वो तो उसके लिए था कि अच्छा कि क्या शिक्षा में फीस लेना चाहिए कि नहीं, कंटेंट की बात नहीं थी अभी।
कंटेंट की नहीं, उपकार विधि या फिर अभी जैसा व्यवसायिक चलता है उस डिजाइन से। ये ठीक है, इस पे अपना बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस पे अपने को डिस्कशन करना है लोगों से। अभी सबसे बड़ा द्वंद्व यही चल रहा है ना। हाँ, ये ठीक है। लोगों के तर्क में या विचार में सबसे बड़ा यही द्वंद्व चल रहा है। हाँ हाँ, मतलब उसको दी द्वंद्व को बहुत स्पेसिफाई करें, माने जो मैं अपना द्वंद्व तो कह ही सकता हूँ। सही बात है ना, कि जैसे मान लो मैं सोचूं कि सूरत में अब मैं एक स्कूल खोल दूं, या किसी स्कूल जो खुले हुए हैं उनको एक्वायर कर लूं, ये दो विधि बनती है ना। ठीक बात। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ स्कूल को मैं चलाने के रूट में, है ना। तो एक विधि है कि मुझे पैसा चाहिए इससे, एक विधि है कि मैं बच्चों का ज्ञान संपन्न करना चाहता हूँ। ये दो मॉडल बनते हैं, ज्ञान विज्ञान दोनों, है ना, विज्ञान और विवेक संपन्न करना चाहता हूँ। तो अब फोकस यदि पैसा बन जाता है, पता नहीं, मैं अभी और इस पे इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, या पता नहीं चर्चा से भी निकलेगा कि अपने में और स्पष्टता लानी पड़ेगी कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, फाइनली प्रयोजन क्या है ना। तो उसको तो हम एक तो अप्रूवल ढूंढ रहे हैं बाहर से, मान लो साधन भाई स्टैंप कर दें, सोम भाई स्टैंप कर दें, एक तो ये मुद्दा है कि बहुत सारे लोग उसको सहमत हो जाएंगे, ठीक है भाई आप एक 5 स्टार स्कूल खोल लीजिए और आप फीस लीजिए, है ना, और जो टीचर्स हैं उनको भी अच्छी फीस दीजिए और उनको बच्चों को पढ़ाइए भी, है ना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारा अपने में, और मैं भी जब अपने में शोध करने के लिए सोचता ही हूँ, चाहे फिर वो इसी को अपन व्यापार में ले लें, कहीं भी इसको लगाएं, ये तो देखना पड़ेगा कि फाइनली हम किस मोटिव से ऑपरेट हो रहे हैं, है ना, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, और फाइनली जो उपलब्धि हो रही है वो हो पा रही है कि नहीं बच्चों में, दोनों को ही देखना पड़ेगा कि उससे फिर संस्कार क्या जा रहा है बच्चों में। तो ये मुझे लगता है अपन भी कर ही सकते हैं, मतलब उसमें तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क तो है, अपने में ज्यादा उधर कोई चलती है उसमें, मैं किस लिए कर रहा हूँ इसको, आप बताओ। तो ये इतना ही फसावट है उसमें, तो पैसा लेना है नहीं लेना है, लेना है तो कितना लेना है। हाँ बिल्कुल, यही फसावट है ना। हाँ, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, पहले अपन लोग आपस में देख ले क्या लगता है, जैसे अमरुद को क्या लगता है, आपको क्या लगता है। उनको बुलाने से मतलब उनसे वो क्या कहते हैं, आपने शब्द जो बोला ना, वो स्टैम्प नहीं, मतलब उसे एक तरह क्या कल्पना का फैलाव होने की संभावना है ना, ऐसा। ना तो उनका तो देखो मैं बता बाकी रहा हूँ ना, निर्णय, जैसे उनका बाकी तो निर्णय तो अपना ही रहेगा। भाषा में कुछ भी बोले, उनका हाँ जो प्रक्रिया तो दिख ही रही है उनकी, जैसे ठीक है। प्रेरणा विद्यालय में ले रहे हैं, मतलब प्रेरणा विद्यालय जो नॉर्मल स्कूल जिसमें बाकायदा फीस ले रहे हैं जितनी वो अधिकतर लोग दे सकते हैं, माने फीस इतनी है कि बहुत सारे बच्चे तो विड्रॉ कर लिए हैं गांव में, मतलब जो, क्योंकि वो गांव का क्षेत्र है ना। अब वो ठीक बात। डिपेंड करता है, जैसे आपको अपने यहाँ खोलना है तो आप, जैसे यहाँ पे जो डीपीएस है वो 50,000 लेता है, आप 50,000 लोगे तो लोग ही नहीं आएंगे। ठीक बात। वैसे ये मुद्दा मेरे यहाँ ऐसे खोलने का मुद्दा नहीं, मूल तो हमारी चर्चा होती है आदित्य भाई और अनिरुद्ध भाई, इनके जो स्कूल है ना, आगे के हाँ भविष्य में कैसे देखें, इस रफ्तार में मेरा एक अपना तर्क रहता है, आदित्य भाई का रहता है, अनिरुद्ध भाई का रहता है, तो इसमें फिर चर्चा हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसमें मूल हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा ही अपने को वही देखना पड़ेगा कि देखो पहला काम तो ये करना चाहिए कि हम उसमें ज्ञान दे पा रहे हैं कि नहीं, उसको कैसे दें, मूल यदि अपन देखेंगे तो एक तो मुद्दा है कि भाई फीस कितनी लें, दूसरा मुद्दा है कि अभी उनको संस्कार देने के लिए, जैसे प्रेरणा विद्यालय, अभी विद्यालय ये तो ऑलरेडी रनिंग है, 10 20 50 जो भी बच्चे हैं वो आ ही रहे हैं। अपने को अभी देखना पड़ेगा कि हम इनको संस्कार वाली मुद्दे कैसे दें, उसके लिए टीचर के लिए पैसे नहीं कम पड़ जा रहे हैं, कहाँ पे अटक रहा है ना। हाँ, तो उसके ज्यादा तो ये कि हमें योग्यता कितनी है इस पे भी फोकस हाँ, करना तो पड़ेगा बड़े रूप में। फिर मुद्दा पैसे लेने का नहीं है, फिर मुद्दा है कि योग्य व्यक्ति कहाँ है ठीक बात। जो इसको देगा। इस प्रकार से हमारी 4-5 आदमी की अपनी चर्चा हुई थी, बाकी लोगों की हाँ ये हाँ, नए वही लोग आए है ना उनकी भैया, नहीं इस पे हुई। अपन मैं अभी अपन पहले कर लें, इसमें क्या डाउट आ रहा है ये पकड़ लें अपन, फिर अपन लोगों को मतलब पूछ ही सकते हैं, बट उनका मॉडल तो देखो 3 मॉडल अपने यहाँ क्लियर है अभी। एक मॉडल अभ्युदय है, पैसा तीनों में लिया जा रहा है भाई दबी है बच्चों से, चाहे वो रायपुर का स्कूल हो,
है ना, चाहे वो अछौटी का स्कूल हो, चाहे वो प्रेरणा विद्यालय हो, तीनों जगह बच्चों से पैसा लिया जा रहा है ना। अब अंतर क्या है, अछौटी में 500 रुपए फीस है, क्योंकि उससे ज्यादा रखोगे तो बच्चे आएंगे नहीं, जो भी 10, 20, 50 आ रहे हैं, है ना, वहां पे वही लिमिट है। प्रेरणा में भी ऐसे ही है, उतना ही लिमिट पे पैसा लिया जा रहा है। अभ्युदय में जो जो डिफरेंस अब दिखेगा, अभ्युदय और अछौटी में, अभ्युदय में टीचर्स को कोई सैलरी नहीं दी जा रही है ना, लेकिन जो रख रखाव के लिए चाहिए पैसा, जैसे स्कूल में है ना 4 मेड रखी हैं, उनको तो सैलरी देना ही है ना, वो टीचर नहीं है। जो झाड़ू पोंछा करेंगे स्कूल का, जो खाना बनाएंगे, खाने के लिए जो सामान आएगा, जो बस चला रहे हैं, बस का जो पेट्रोल का खर्चा आएगा, बस को खरीदने में जो खर्चा हो रहा है, उसके लिए वन टाइम लिया बहुत सारे अभिभावकों से। तो ये जो रनिंग एक्सपेंसेज हैं आपका, है ना, व्हाइट बोर्ड के लिए जो चौक आएगा, डस्टर आएगा, जो भी रनिंग एक्सपेंसेज होते हैं, तो उसके लिए तो जो बिजली का बिल आता है, तो इस तरह से जो रनिंग एक्सपेंसेज हैं उसके पैसे तो लिए जा रहे हैं। तो अभ्युदय का जो मॉडल है उसमें इतना ही है कि टीचर्स को कोई सैलरी नहीं है ना, और प्रधान रूप में जीवन विद्या के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। प्रधान मॉडल देखेंगे तो फिर 5वीं और 8वीं में दबाव रहता ही है, वो 5वीं तक ही है कि बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं में कहाँ जाएंगे, तो फिर उनके लिए जो कम से कम 6वीं में एडमिशन तो हो जाए दूसरे स्कूल में। तो जो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो भी है ना प्रिस्क्राइब्ड एक कॉम्पिटेंसी लेवल चाहिए, कि जैसे आप, क्योंकि 5वीं का तो बोर्ड एग्जाम होता नहीं है कहीं भी, आप ही पास करते हो, लेकिन 6वीं में जाएगा तो जिस भी स्कूल में जाएगा उसमें वो देखते हैं कम से कम अब हमें 6वीं में जो गणित पढ़ानी है, विज्ञान पढ़ानी है, उतने गुणा भाग 5वीं के बच्चे को जो आते हैं इसको आते हैं कि नहीं। तो उनकी रेपुटेशन ठीक है, बच्चों को एडमिशन तो मिल जा रहा है, और बच्चे हैं भी बहुत कम, 5वीं में 5-10 बच्चे ही हैं, चौथी में भी ऐसे ही है, तो कुल मिलाकर संख्या बहुत कम है। एक तो ये वाला मॉडल हो गया जिसमें टीचर है को हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। अछौटी में भी ऐसे ही, अछौटी में भी टीचर को कोई सैलरी नहीं है। और इन दोनों जगह ये है कि यदि कोई पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मान लो सैलरी वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो भी खर्चों वाले हो रहे हैं फीस, तो उसमें उनको फ्रीडम है, माने किसी तरह से और कोई मैनेज करेगा। प्रेरणा विद्यालय में मॉडल अलग है। प्रेरणा विद्यालय जस्ट लाइक एनी सीबीएसई स्कूल, है ना, और उसमें सिर्फ जो ज्ञान चर्चा करने के लिए जो बाकी के लोग जाते हैं मानव तीर्थ से, जहां तक मुझे पता है, वो ऑफ कोर्स कुछ नहीं लेते हैं, चाहे वो मृदु बहन हो या जो मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, साधन भाई एंड टीम, ये लोग उसको तो ऐसा डिजाइन है अभी तक। अब अपन जो सोच रहे हैं उस पर अपन को बात करनी पड़ेगी कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक बात है ना। एक आइडियल मॉडल अपन क्या स्कूल को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो पकड़ना पड़ेगा अपने को। हाँ, जैसे मैं अपनी बात करूं तो जैसे जैसलमेर का वातावरण या राजस्थान पश्चिम का या फिर यहाँ की जो मनस्थिति और समाज का वातावरण है, मैं तो खोलने की नहीं, वैसे अगर कोई खोले या इस पे फोकस करे तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई भी चीज जैसे फ्री में मिलती है तो वो बिल्कुल अवमूल्यन उसका सबसे पहली प्रायोरिटी में आदमी के आ जाता है। ये पता नहीं कैसे एक संस्कृति में गहरे से बैठा हुआ है। ठीक है। और दूसरा, जैसे भीलवाड़ा में भी मैं 5 दिन वहाँ गया हुआ, या वहाँ की जनता का भी ओवरफ्लो, तुम्हें पता ही है कि बेसिक मानसिकता मानव जाति की या अभिभावकों सबकी क्या है। जैसे खुलकर हम बताते हैं कि कोई नई एजुकेशन है, वो बड़ी संस्कारी है, मध्यस्थ दर्शन है, ये सब खुलकर चर्चा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई अभिभावक राजी हो पाएंगे। ठीक है। और दर्शन में जुड़े हुए लोगों में देखें तो वहाँ भी परिस्थितियाँ अभी भी 70-80% नहीं बन पाती है। उसमें भी क्या है कि स्वीकृति मूल नहीं है, परिवार की परिस्थिति क्या है, परिवार का बैकग्राउंड, परिवार के बाकी सदस्यों की कितनी स्वीकृति है, ये आपने जो बोला मैन टू मैन या परिवार टू परिवार वेरी करेगा, अलग अलग रहेगा, और ये बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारी राजनीति की ऐसी चर्चा रहती है, जैसे गहरे में ये तो स्वीकृति में आ गया कि भागीदारी यानी समाज में परिवार में बदलाव या ज्यादा हमारा श्रम कहाँ लगे, तो मैं इस निष्कर्ष पे हूँ कि कैसे मानसिकता ठीक हो। बड़े लोगों की है तो संवाद पूर्वक, बच्चे है तो उनकी शिक्षा पूर्वक, ध्यान तो सब इसी पे देना। तो फिर इनके पास क्या, जैसे स्कूल है ही आज भी चालू है, तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहता हूँ, जैसे उस स्कूल में
उपकार बुद्धि से करें या फीस कम ज़्यादा करें, इसका मुद्दा नहीं है। बच्चे कम आए, फीस ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। टीचर ज़्यादा बड़ी संख्या में लग जाए, कोई तकलीफ नहीं, पर क्वालिटी जाए। समाज जो या माँ-बाप जो अपेक्षा रखते हैं ना, भाई गणित में हमारा बच्चा होशियार हो, साइंस में होशियार हो, तो उसमें बाकायदा होशियार किया जाए। और उसके साथ 1-1 घंटा भी अगर मूल्य शिक्षा पे बात होगी, अभिभावकों को ना पता हो पर हमें पता है, ठीक है? तो हो सकता है उस बच्चे का आगे जाके बड़ा होके वो कभी उसकी ज़िंदगी में ध्यान में आएगा, तो अपने में वो ज़िंदगी को परिवर्तन कर देगा, या फिर माहौल जैसा उसको मिलेगा वो अपने आप को बदलाव कर सकता है। उसकी सूचना में कम से कम अच्छे एक संस्कार की हो, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे जो डीपीएस, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक नाम मतलब चूंकि जनरली लोग जानते हैं कि माने उनमें भी मूल शिक्षा हो पाए, फीस वो जितनी माने लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस एरिया में, है ना, उस हिसाब से रख रहे हैं। इस मॉडल की अपन बात कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई मैं वही मैं कह रहा हूँ, ये मॉडल प्रेरणा विद्यालय में है ही है, तो इसको तो कोई मना नहीं कर रहा है, उसको अपन चला ही सकते हैं। अपने में ही देखना पड़ेगा कि मेरा मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। क्योंकि ये भी बेसिकली सोचा जाए तो हमारी समाज की जो स्थिति है, हमारी स्थिति, उसमें ये हमारी व्यवस्था है, ना कि ये बस फाइनल है। बस बस सहमत। तो वस्तु स्थिति के हिसाब से हाँ, अपन इस पे बिल्कुल जा सकते हैं हाँ, कि खूब जैसे बढ़िया। अब उसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि माने यदि माने मोटिव यदि हमारा क्या बनता है, संस्कारी करना है बच्चों को, और आज की परिस्थितियों में अच्छे टीचर्स, तो विज्ञान भी अच्छे से पढ़ाई जाए, गणित भी अच्छे से पढ़ाई जाए, और संस्कार के लिए भी अपन काम करें, है ना। हम्म, ये अपन कह रहे हैं। अब अपने को संस्कार के लिए जो टीचर चाहिए, मुद्दा वहां आएगा, है ना, जो हाँ, संस्कारित करने के लिए जो टीचर चाहिए, उनके साथ कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा, मूल तो वही है, उस पे वो है ना। आदमी मिलता है तो आगे गति है। वही तो फिर इसका मतलब फीस लेना भी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं बन रहा है इम्पोर्टेंट डिस्कशन, नहीं, ठीक बात। है ना। वो तो अपन को विज्ञान और गणित की हाँ, अच्छी पढ़ाई करा दे, यहाँ तक तो ठीक ही है। क्योंकि ये भी ध्यान तब जाएगा, जैसे ये सेकंड स्टेप, ये पहले लगे कि हाँ चलो हमको स्कूल चलाना है, इस पे सिस्टम से चलाना है, तो फिर मूल्य शिक्षा देने के लिए हम किसी आदमी को हायर करें या उसके ऊपर फोकस करें। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई, पहले योजना में आए ना, ये ऐसा चर्चा में रहता है हमारे, तो वहाँ थोड़ा द्वंद रहता है कि कैसे किया जाए। नहीं तो इसमें द्वंद कहाँ आया, अभी ये बताओ। अभी तो ये आया कि भाई अच्छा, माने नहीं बच्चों नहीं, को इवन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर चाहिए, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए और अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो लोग आएंगे अच्छे बच्चे, ये चर्चा हुई, उसके लिए तो ठीक ही है, वो तो एक नॉर्मल स्कूल में होना ही है ठीक है भैया, है ना। तो ठीक है। तो इसमें अपन को पकड़ना नहीं, पड़ेगा द्वंद। मेरा तो इसमें दोनों नहीं रहता है। जैसे काफी लोग शिक्षा से जुड़े हुए आते हैं तो उनकी मेरी जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बच्चे जैसे घर पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं सोचूं मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो आपने बोला ना परिस्थिति, क्योंकि मैं जिस गाँव या वातावरण में रहता हूँ, जिन परिस्थिति में रह रहा हूँ, वहाँ पे जो बाकी बच्चे जितना शिक्षा से सीखेंगे, उससे सरप्लस बच्चे घर पे बैठ के ही सीख लेंगे, ये मेरे को विश्वास है और परिवार को विश्वास है। तो एक तालमेल बन जाता है। बस और बस यही बस थ्योरी मैं किसी मेट्रो शहर या एक एजुकेटेड परिवार जो है ना, उनमें नहीं कर पाता, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक अलग तालमेल है, सही है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे लिए वो काफी परिस्थितियां अनुकूल है, संयोगवश। ऐसे ही है। बट बताओ अनिरुद्ध भाई, तुम बताओ, और लोग आदित्य बताए क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसे इस डिलेमा को कैसे ठीक किया जाए। अर्चना बहन कुछ कहना चाह रही हैं। नमस्ते भैया। अभी जैसे कि यहाँ पे शिवराम भैया शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने जो बेटा जी है उनको यहाँ पे जो स्कूल है स्वधा करके, तो उन्होंने हमें उनका एनरोल करवाया। तो जैसे कि छोटी वाली बेटा जी का हमने इस साल छोटी में करवाया था, अभी वहाँ पे तो अभी ऑफलाइन हो गया, तो हमको वैसे भी ढूंढना ही था उसके सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। तो हम जो श्री राम भैया ने जो स्कूल सजेस्ट जो उनकी बेटा जी के लिए की थी, तो वो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ओपन हाउस बोलते हैं उनको, तो उसमें गए थे। तो उन्होंने पूरा जो फिलोसॉफी, आवाज आपकी बहुत साफ नहीं आ रही। एक मिनट, हाँ भैया एक मिनट, अभी आ रही है भैया?
हेलो, हाँ थोड़ी बेहतर है अभी। हाँ दीदी गूंजती आवाज गूंज रही है। हाँ एक मिनट। हाँ तो अभी आ रही है भैया ठीक से? बढ़िया बढ़िया। हाँ तो भैया वो हम वहाँ पे गए थे तो उनका पूरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो पूरा डिफरेंट है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो जो हम आधुनिक शिक्षा की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो फीस की भी जो बात चल रही है, तो अगर वो लोग एक वॉलड्रॉफ ट्रेनिंग सेंटर आई मीन उसके हिसाब से वो लोग स्कूल को चलाते हैं, जिसमें पहले बच्चों को हाथ का पूरा काम लेते हैं, जैसे कि निटिंग है, फिर स्टिचिंग है, फिर वो क्ले का मॉडलिंग ऐसा कुछ बनाते हैं, वो बनाना सिखाते हैं। और फिर उनके वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स नहीं होते हैं, वो लोग कुछ सिखाते हैं बच्चों को जो सीखने में आया, फिर उसके आधार पे बच्चे खुद अपनी टेक्स्ट बुक्स तैयार करते हैं। नहीं, ये थोड़ा वापस बताओ ना, कौन सी स्कूल की बात कर रहे हो पूना में? दो चार वॉलड्रॉफ लाइन को दोबारा रिपीट कर दो। वॉलड्रॉफ WOLDRF, मुझे एग्जैक्टली पर, लेकिन मैं शेयर कर दूंगी बाद में। वो जर्मन बेस्ड कोई फिलोसोफर था, उसको लाइक सभी बोलते थे कि ही इज अ ऋषि ऑफ वेस्ट, ऐसा करके वो एक थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया। तो भैया हम वहाँ पे, मेन बात ये है कि हम वहाँ पे वो देखने गए, हमको स्कूल बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? तो उसका मेन रीजन भैया हमको वही दिखा कि वो लोग 7 तक एग्जाम नहीं लेते हैं, फॉर्मल एग्जाम होते ही नहीं है, और बच्चों को इवन वो लोग बताते भी नहीं है जब वो असेसमेंट करते हैं कि वो उनका कर रहे, और प्लस कि ये सारी एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो उनकी फीस अगर देखो तो 25,000 एडमिशन चार्ज है, फिर रिफंडेबल डिपॉजिट अराउंड 1,27,000 है, और उनका एनुअल फीस 1,27,000 है। तो जो शैलेंद्र ने प्रिंसिपल को पूछा, वहाँ के फाउंडर को, कि फीस इतनी ज्यादा क्यों है, तो उनका वन ऑफ द टॉप रीजन, यानी कि यही रीजन बोला, 2 रीजन उन्होंने बोले थे। पहला रीजन यही था कि हमको टीचर्स को तैयार करने में बहुत खर्चा लग रहा है, कि मिनिमम एक टीचर को तैयार करने में 2 साल जाता है, तो हमारा एनर्जी, हमारा टाइम और पैसे बहुत सारे लग रहे हैं, उसके कारण ये फीस है। और प्लस वो एक्चुअली देखा जाए तो वो ऐसे नहीं बोल सकते प्राइम लोकेशन, लेकिन वो एक उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग में ही अपना ये स्कूल बनाया है। तो वो एक ये है, ये मेनली इस हिसाब से भैया, अगर वो जो उस दिन हमारा जब आए तो मेरे और शैलेंद्र के बीच में यही डिस्कशन चला कि स्कूल बहुत अच्छी है, चलो हम एनरोल भी कर दे, लेकिन फिर ये देखा जाए कि ये वाला तो चलो वो लोग जो सारी एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे कि वो क्ले के मॉडलिंग करवा रहे हैं, कुकिंग करवा रहे हैं बच्चों से, बच्चों को नीटिंग सिखा रहे हैं, बच्चों को ये सिखा रहे हैं, हाथों का उपयोग करने को सिखा रहे हैं, बहुत सारा वो लोग आउटिंग के लिए लेके जाते हैं। इन अ वे हाँ, देखा जाए तो ये सारी चीजें बच्चे घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि वो लोग कोई प्रोजेक्ट, अभी जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन चल रहा था, तो उन्होंने स्कूल नहीं चलाई, लेकिन वो कुछ प्रोजेक्ट देते थे बच्चों को, जैसे कि पूरे फैमिली को मिलके गोदड़ी बनानी है, ऐसा सारा कुछ। तो और उनके जो मेथड्स है, जो सिखाने के टीचिंग मेथड्स है, वो लिटिल बिट ऑफ थोड़ा डिफरेंट है, कि वो आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दे, क्योंकि वो फिलोसॉफी में वो सारा बॉडी के बारे में भी बहुत सारा उन्होंने वो डीप गए हैं, तो उनको अपना बच्चों को ये भी सिखाते हैं अपने शरीर के बारे में। फिर वो स्कूल एम्फेसाइज करती हैं मेडिटेशन के ऊपर, श्वास के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। तो भैया ये सारा ये है। और अगर तो मेन वो वापस वही पॉइंट आ जाता है कि टीचर्स के ऊपर ही ये सारा अटक रहा है, कि टीचर्स तो पहले कैसे हैं, क्योंकि जैसे कि जो दूसरी एक बेटा जी है, उसकी स्कूल की फी देखा है तो वो अराउंड 90,000 ही है। उसमें भी अगर बात करें तो सारे वो उनके प्रिंसिपल का भी वही है कि टीचर्स की कॉस्ट ज्यादा आ रही है और नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा है, तो उसके कारण भी वो खर्चा आ रहा है। तो भैया ये जो सारी बातें हैं कि चलो हम बच्चों को स्कूल में अगर कोई, जैसे कि मेन तो मोटिव यही रहता है, जो हम ये बोल रहे हैं कि हम भी शिक्षा के लिए, जैसे ये नहीं बोल रहे हैं कि, लेकिन अल्टीमेट मोटिव क्या है शिक्षा देने का, वो भी भैया क्लियर हमको पता नहीं चलता है कि वो कैसे हम
ये मेजर करे। एक बात है कि उसको स्किल प्रोवाइड किया जाए कि आगे जाके वो अपने आप वो कुछ कर पाए और वो इंडिपेंडेंट बन पाए, स्वावलंबन बन पाए। तो ऐसे देखा जाए तो भैया शिक्षा में लैंग्वेज का क्या महत्व है कि उनको अच्छे से लैंग्वेज समझ में आना चाहिए वो, और वो प्रस्तुत करना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी जहाँ तक अगर वो डीप में जाएगा, अगर उसको डिग्रीज लेके कुछ अगर उसको ये करना है तो अगर वो डीप का ये चाहिए मैथ्स का, वरना उसका जो डे टू डे लाइफ में अगर हम जो नॉर्मल पर्सन यूज करता है वो तो भैया मैथ्स वाला पार्ट भी बहुत कम हो रहा है। और इवन साइंस का तो जैसे कि हम जो घर पे करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, और थोड़ा सा हम अगर अवेयर है तो बच्चों को साइंस तो हम घर पे भी इतना सारा सिखा सकते हैं। तो भैया इसमें भी मिसमैच हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स वो उनको पता नहीं है कि कितना उपयोगी है आजकल की शिक्षा जो प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि बड़े बेटा जी की स्कूल में अगर देखा जाए तो इतने सारे, जैसे छोटे से थे तब वो जो उनका प्री प्राइमरी से उनको हर एक वीक में हर पर वीक 2 कुछ तो साइंस एक्सपेरिमेंट रहते थे कि ये कैसा है। अभी जो उनका जो साइंस का पार्ट चल रहा है उसमें प्लैनेट्स के बारे में सिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारा वो साइंस का भी पार्ट ले रहे हैं। मैथ्स में अगर देखा जाए तो हम जो पढ़े हैं जो हमारी मेरी वाली जनरेशन है, मैं शायद से वो 4th में वो पार्ट सारा पढ़ रहे वो शायद से मैंने 7th में किया था। तो भैया ये भी बहुत सारा मिसमैच हो रहा है कि हमको शिक्षा ये करना है तो भैया ये सारे क्वेश्चंस है कि जो हम बोल रहे हैं कि हमको शिक्षा का ये नहीं है कि शिक्षा छोड़ देनी है आजकल, ये नहीं है, लेकिन वो हमको कहाँ तक और कैसे देनी है और रियल सेंस में वो क्या यूज होने वाला है भैया, ये भी मेरे ख्याल से मिसमैच हो रहा है भैया। तो ये सारी बातें बतानी थी, अभी उसके ऊपर मेरे ख्याल से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो कि कैसे स्कूल सिलेक्ट किया जाए वो भी एक क्वेश्चन जैसे कि हमारे लिए है अभी। बस भैया इतना ही बोलना था। शैलेंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते सभी को। मैं जो स्कूल है पति पत्नी ने शुरू की है और स्कूल वो 1 लाख रिफंडेबल डिपॉजिट इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको बड़ी लैंड चाहिए। उसने बताया नहीं लेकिन मुझे मालूम है। दूसरा स्कूल है, उसने प्रेजेंटेशन में शुरुआत ऐसे की थी कि उसने जीडू कृष्णामूर्ति और ओशो के बारे में बताया। ओशो का तो वही उसने बताया कि रुडोल्फ स्टाइनर करके बंदा है जो आई थिंक कुछ विश्व युद्ध के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको जो ऋषि ऑफ वेस्ट कहा गया उसके बेस पे ये स्कूल चालू हुई। वर्ल्डॉफ करके नाम है। भारत में काफी जगह पे है, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में है वो एजुकेशन। और उसका भी एक अलग कंसेप्ट है, क्या क्या चीजें वो सिखाते हैं। आर्किटेक्चर, मेडिसिन, आयुर्वेदा, ये सब चीजें हैं। आर्किटेक्चर और उसने 3 पार्ट में शिक्षा को कैटेगराइज किया है। 0 to 7 वो किंडरगार्टन रहेगा, क्योंकि उसका लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक है उसका कि 7 ईयर तक बच्चा इमिटेट करना ही सीखता है, मतलब दूसरों की कॉपी करके ही सीखता है। उसको नरिशमेंट और नर्चर लव के थ्रू ही मिलता है। और वो सब चीजें उसने बताई। ऐसे 7 फैक्टर हैं। 7 से 14 में वो इमिटेशन से नहीं सीखता है, लॉजिक से सीखता है। और 14 से 21 में वो बेसिकली, मतलब पहले 0 to 7 में उसको ऐसा समझ में आता है कि वर्ल्ड इज गुड। 7 to 14 में उसको समझ में आता है वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। और 14 to 21 में उसको समझ में आता है कि वर्ल्ड इज रियल। तो वर्ल्ड इज रियल वो सब चीजें लॉजिक से सीखता है, लॉजिक और समाज और वातावरण से। 7 to 14 में वो सब चीजें सीखता है कोऑर्डिनेशन से, टीम से, मतलब अभिभावक या शिक्षकों से। तो मैथ सिखाने की उसकी मेथड ऐसी थी
कि जब भी किंडरगार्टन में वो लोग मिलते हैं तो दे डू अ मॉर्निंग सर्कल। मॉर्निंग सर्कल का लॉजिक ऐसा है कि वो उसने सब टीचर्स ने मतलब एक टीचर्स ने इकट्ठा करके जो कुछ 100 लोग आए थे उसमें उसने बड़ा सर्कल किया और बड़े सर्कल में एक प्रेयर टाइप का सॉन्ग था। और वो मॉर्निंग सर्कल का मतलब लॉजिक यहाँ पे ऐसा था कि वाई मॉर्निंग सर्कल एंड वाई सर्कल। सर्कल का मतलब ऐसा है कि उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई फर्स्ट सेकंड नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और पृथ्वी गोल है, चंद्र गोल है, इस टाइप का लॉजिक है सर्कल का। और फिर उसने मैथ्स ऐसे सिखाया कि 12 इज अ कॉस्मिक नंबर। मुझे तो वहां पे जाके मालूम चला कि 12 कॉस्मिक नंबर है। तो 12 में से उसने ऐसा सिखाया कि 12 के सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से पहले 2 सर्कल कर दो तो 6 दूनी 12 हो गए, 3 सर्कल किए तो 4 तियां 12 हो गए, 4 सर्कल हो गए तो 3 चौके 12 हो गए। इस टाइप का उसने सिखाया और साथ साथ में सॉन्ग था और डांस भी करते जाओ और टंग ट्विस्टर सिखाया। तो इस टाइप का वो सिखा रहे थे कि 7 to 14 में बच्चा ऐसे सीखता है। और 14 to 12 में एक डोरी ले ली और डोरी में उसने अलग अलग टाइप के हेक्सागन, पेंटागन, ट्रायंगल, इस टाइप का उसने सिखाने की कोशिश की। सो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि हाउ वी टीच किड्स। अल्टीमेटली उनका एजुकेशन कैम्ब्रिज के आधारित है। मतलब 8, 9, 10 में जो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, प्राइवेट फॉर्म में, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो लोग नेक्स्ट ईयर इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैम्ब्रिज बोर्ड में। और 1 से 7 कक्षा तक कुछ ऐसा है नहीं, बच्चों को बुक्स देते ही नहीं है वो लोग जो भी है ओपन नोटबुक देते हैं, जैसे ड्राइंग बुक होती है, उसके ऊपर बच्चों को लिखना है और पिक्चर करना है। तो जैसे अभी ये शालू दीदी भी जैसे हम बोलते हैं क से कमल, तो उनका लॉजिक ऐसा है कि पहले कमल ड्रॉ करो और क लिखो और कमल लिखो। तो इस हिसाब से वो भी ऐसा ही कुछ सिखा रहे हैं, बट उनकी मेथड थोड़ी अलग है। बट बेसिकली उनका लॉजिक ऐसा है, जैसे अफ्रीका, मुझे कॉन्टिनेंट सिखाना है तो अफ्रीका के बारे में वो लोग कुछ बताएंगे। अफ्रीका का तुम्हें कुछ जियोग्राफिकल जो वो ड्रॉ करना है, अफ्रीका का कल्चर कैसा है वो लिखना है, अफ्रीका क्यों ऐसा है ऐसा कुछ बताना है। तो व्हाई, व्हाट, हाउ, इस टाइप का लिखना है बुक पे। तो उसकी, और उससे पहले तो अर्चना ने बता ही दिया, नीटिंग, स्टिचिंग, क्ले वगैरह बताते हैं और वो काफी अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो देख के आपको लगता है कि बच्चा तो यही सीखना चाहिए और वही उसका यूनिक सेलिंग यूएसपी है स्कूल का, बहुत स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। हमने वहाँ श्रीराम भैया और उनका भाई है, उनके बच्चों दोनों का भी थोड़ा बहुत देखा और हमने उनको तो देखा ही है दोनों बच्चों को। तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि स्कूल में मतलब घर पे तो होमवर्क एकदम लोएस्ट देते हैं तो भी स्कूल में दूसरा पॉइंट यही है कि वो लोग बुक्स नहीं देते, जो भी है स्कूल में ही करना है। लेकिन मैंने उनको थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसा कुछ कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। मैंने ये बोला कि आप 3 दिन में डिसीजन लेने का बोलते हो, कि डिसीजन लेके आप बता दो कि स्कूल में बच्चा पढ़ेगा या नहीं, मतलब आपको एडमिशन लेना है या नहीं। और फीस का लॉजिक, तो फीस का लॉजिक तो यही था जो अर्चना ने बताया। तो कुल मिला के यही था, मुझे ऐसा लगा ये एडिशन करने की जरूरत है, तो ऐसा बताया भैया। मेरी बात पूरी हुई, धन्यवाद। भैया एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से हम और जो ये डिस्कशन है वो, जैसे कि ये शिक्षा ग्रुप में मैं जुड़ी हूँ, तो एक ये डिस्कशन आया था कि जैसे कि मेन तो हम अभी इसलिए जूझ रहे हैं कि हमारे पास टीचर्स नहीं उपलब्ध है। तो एक ये था कि जैसे कि अभी आजकल क्या हो रहा है, सभी की नीड तो है ही, हम जो एरा में रह रहे हैं, कोई एक तो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, तो उसको या तो मेंटेन रखने के लिए जैसे कि बहुत सारे टीचर्स आई मीन जो है, जैसे कि वो लोग टीचर्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वो टीचिंग इसलिए शायद से नहीं कर पा रहे हैं कि भाई टीचर, जैसे हम यहाँ पे बोला जाता है कि भाई शिक्षा में ये नहीं, फीस नहीं, जैसे हाई राशि नहीं लेनी है, तो बोल रहे हैं कि मैं कुछ और कर लूँ जहाँ से मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊँ।
तो ये एक डिस्कशन चला था, तो निशा सांगल दीदी ने ये बोला था कि भाई अगर है तो तुम इसको ही बनाओ, हम जिनको जरूरत है, जिनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो इस उसके हिसाब से फिर कोई टीचर्स ऐसे बहुत सारे जो इनिशियल फेस है, जो हमको नंबर ऑफ टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो तो फिर हम वो खड़े ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात चली थी कि जैसे कि पेरेंट्स कितना दे सकते हैं, उनसे उनको लिया जाए, वो करके फिर वो जरूरी नहीं है कि दूसरा वो लोग ढूंढे कुछ कि वो अपने स्वावलंबन के लिए। तो भैया ये बात रखनी थी बस। बढ़िया, मुझे लग रहा है आज तो टाइम हो गया है, इम्पोर्टेंट है ही, इस पे करते हैं कल, या किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते 1-2 मिनट। कमल मंगल जी अभी तीनों विद्यालय देख के आए थे, प्रेरणा विद्यालय, विभाग विद्यालय, रायपुर अचोटी, और तो उनका भी बात सुनना चाहिए सबको अगली बार कल। एकदम सहमत। तो आज तो इसको रोकते हैं एक बार। ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते। कमल जी कल इस समय पे आए, आपको पूरा सुनना है सबको। कितने बजे? कल 7 बजे है क्या ये? 7 रोज 7 से 8 कर दिया वापस। अच्छा, मैं 7:30 ही चालू करता हूँ, इसलिए तकलीफ हो गई। चलो ठीक है, कल से 7 बजे। नमस्ते सभी को। 7 बजे आता हूँ मैं कल।